हेलो स्टूडेंट्स, कूलम्ब्स फोर्स का अच्छा खासा डिस्कशन हमने पढ़ा है। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम बात करते हैं तो फील्ड का जो मतलब आप समझते हैं कि कोई भी फोर्स अगर कांटेक्ट में नहीं है तो गिवन डिस्टेंस r पर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। दो तरह का फोर्सेज होता है, एक कांटेक्ट वाला फोर्स होता है और एक क्या है, कांटेक्ट वाला फोर्स नहीं होता है। विद कांटेक्ट होता है, विदाउट कांटेक्ट होता है। अब जैसे इस पेन को हम होल्ड किए हुए हैं, इस पर जो फोर्स लग रहा है ये हमारा विद कांटेक्ट है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स आप पढ़ते हैं कि अगर एक पार्टिकल कहीं भी है और दूसरा पार्टिकल r डिस्टेंस पर सेपरेटेड है तो वो एक दूसरे पर अट्रैक्शन का फोर्स लगाता है, बट दोनों बॉडी उसमें कांटेक्ट में नहीं होता है। तो जो भी फोर्स कांटेक्ट में नहीं होता है, हम लोग ये मानते हैं कि गिवन डिस्टेंस पर जितना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज द फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात जब करते हैं कि ये चार्ज का हो गया, मतलब हम डिफाइन अगर एक लाइन में कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो हम लोग ये कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ any charge at any given distance or from it। किसी भी चार्ज का इफेक्ट इससे गिवन डिस्टेंस r पर जो हो सकता है दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। And we define the intensity of electric field. Intensity of electric field को I और E से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मेरा सबसे ज़्यादा आदत E से रिप्रेजेंट करने का है। Intensity of electric field is defined as Coulomb's force per unit positive test charge। क्या मतलब डिफाइंड एज कूलम्ब्स फोर्स। अगर ये चार्ज है तो इफेक्ट किसी पॉइंट पर हम लोग देखें, मान लो इसका इफेक्ट r डिस्टेंस पर इधर देख रहे हैं, हमारी मर्जी है, हम r डिस्टेंस पर इधर भी देख सकते थे, इधर भी देख सकते थे, इधर भी देख सकते थे। तो जिस भी डायरेक्शन में हम उसका इफेक्ट देखेंगे उस डायरेक्शन में एक पॉइंट हमने ले लिया और उस पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हमने कंसीडर किया। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मतलब आप दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तरीका तो क्या हुआ, यूनिट मतलब 1 समझ लीजिए, पॉजिटिव प्लस दे दीजिए, टेस्ट चार्ज मतलब टेस्ट करने के लिए जो चार्ज हमने रखा है, तो टेस्ट करने के लिए जो हमने चार्ज रखा है उसको +1 कूलम लेंगे। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का एक मतलब ये भी होता है कि Q0 का वैल्यू +1 कूलम आप कंसीडर। दूसरा मीनिंग क्या होता है, पर यूनिट का मतलब डिवाइडेड बाई होता है। अगर उसके हिसाब से सोचें तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज Q0 से हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा है, इसका मतलब जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए जो डायरेक्शन, यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज मैंने इसलिए कहा कि ये प्लस वैल्यू आएगा, तो जो डायरेक्शन इसका होगा वही डायरेक्शन इसका होगा। अगर दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है तो हम विदाउट डायरेक्शन अगर हम बात करना चाहें तो स्केलर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, F/Q0, और F/Q0 में इन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स है वो क्या हो जाएगा, Q0 K0 R² Q0। इट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज K0 Q/R²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फॉर्मूला लिखा है,
अब इस फॉर्मूला में आप देखिए कि जैसे कूलम्ब्स फोर्स डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ उसका वैल्यू डिक्रीज करता था, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी डिस्टेंस बढ़ने से डिक्रीज करता है। फोर्स में दोनों चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड में ओनली वन चार्ज फिगर कर रहा है। एक चार्ज डिवाइड होने की वजह से यहाँ पर अपीयर नहीं हो पा रहा है। दूसरा तरीका, अगर आप Q नोट का वैल्यू +1 भी रख लें तो भी आप सोचिए, +1 भी रखेंगे तो क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइनल आया, ये हमारे लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया। बट अब यहाँ से हम लोग सोचें कि अभी अभी जो हमने डिफाइन किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F/Q0, तो इससे आप क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू Q0 वेक्टर ई। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो अभी हमने क्या समझाया था, फॉर Q0 टू बी पॉजिटिव वैल्यू, Q0 का वैल्यू पॉजिटिव होने के लिए फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन। लेकिन अगर फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में नहीं होगा, ये तब पॉसिबल है जब Q0 का वैल्यू नेगेटिव होगा। क्योंकि जब Q0 का वैल्यू नेगेटिव होगा तो आप क्या लिखेंगे, F इक्वल टू -Q0e, और दो वेक्टर के बीच अगर नेगेटिव साइन लगता है तो वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, या कह सकते हैं एंटी पैरेलल हो जाता है। तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर हो गया, और जिस समय Q0 पॉजिटिव है उस समय ये पैरेलल वेक्टर हो गया। तो ये दो केसेस हैं जो न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर चार्ज के रूप में हम इलेक्ट्रॉन ले लें, चार्ज के रूप में इलेक्ट्रॉन ले लें, तो अगर चार्ज के जगह पर इलेक्ट्रॉन ले लें, और Q0 इक्वल टू E टेकिंग द इलेक्ट्रॉन, Q0 equal to E taking the electron, then F is equal to -E into E होगा। माइनस साइन का यहाँ से मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन होगा। अब यहाँ से ग्राफ अगर इसका डिस्कस करें तो जैसे कूलम्ब्स फोर्स में हमने डिस्कस किया था, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से आप एक बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, सस्पेंडेड चार्ज पार्टिकल का इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड चार्ज इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड चार्ज पार्टिकल एक बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो अक्सर हम पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होता है। अब मान लो कि एयर में कोई चार्ज पार्टिकल सस्पेंडेड है, तो दो तरह का पॉसिबिलिटी है, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो इन जनरल इलेक्ट्रॉन का सस्पेंशन ज़्यादा पूछा जाता है, बट प्रोटॉन का भी पूछा जा सकता है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड चार्ज पार्टिकल में हम लोग इलेक्ट्रॉन अगर कंसीडर कर लें, चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लें, तो इलेक्ट्रॉन पर ग्रेविटी फोर्स mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब आप सोचो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इसका इक्विलिब्रियम में रहने के लिए ऊपर की ओर एक फोर्स होना चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स हम ऊपर की ओर ले लें, ये mg को बैलेंस कर सकता है और ये चार्ज पार्टिकल एयर में सस्पेंडेड रह सकता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन हम लोग लेकर चल रहे हैं, माइनस यहाँ लिखने का मतलब इलेक्ट्रॉन ले लिया हमने, तो ये F इक्वल टू E इंटू E होगा। कब पॉसिबल है कि ये फोर्स ऊपर की ओर होगा? अभी हमने आपको समझाया है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स अपवर्ड होगा, एंटी पैरेलल होता है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा
तो इस पर लगने वाला फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और ये फोर्स और ये फोर्स जब इक्वल हो जाएगा तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। ये हमने नेगेटिव चार्ज के लिए कहा। लेकिन अगर चार्ज पॉजिटिव होता था, प्रोटॉन होता था, तो प्रोटॉन के केस में हम लोग क्या सोचेंगे, वेट फोर्स mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ऊपर की ओर फोर्स लगने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर डायरेक्शन में होना चाहिए। तो पॉजिटिव चार्ज का इक्विलिब्रियम होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड होना चाहिए, और नेगेटिव चार्ज का इक्विलिब्रियम होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड होना चाहिए। दोनों ही केसेस में अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स करेंगे तो E इक्वल टू mg हो जाएगा। यहां से आप लिख सकते हो E बाई m इज इक्वल टू G बाई E। यहां पर ये E मतलब चार्ज पर यूनिट मास है। तो यहां से न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा, आप ध्यान से देखिए। अगर चार्ज गिवन है लाइक इलेक्ट्रॉन, तो उसका चार्ज पता है, मास पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालने बोलेगा। अगर चार्ज पता नहीं है, राइट, चार्ज का वैल्यू पता नहीं है और चार्ज का मास दिया हुआ है, तो यहाँ मास दिया रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा, चार्ज निकालने रहेगा। अब डेटा देखिए, जी हमेशा पता होता है, m, e और e 3 डेटा है। ये 3 डेटा में कोई भी 2 डेटा देगा तो इसका डेटा पूछा जाएगा। ऐसे कभी कभी E बाई m का जो रेशियो है, दिस रेशियो इज स्पेशली डिफाइंड एज E बाई m रेशियो इज स्पेशली डिफाइंड एज स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज पर यूनिट मास को ही स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। तो कभी कभी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में आपसे पूछेगा स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू क्या है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू कैलकुलेटेड हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव जनरली पूछा जा रहा था। ऑब्जेक्टिव टिप्स फर्स्ट इसको समझ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टिप्स सेकंड, अभी जो हमने F इक्वल टू QE फार्मूला पढ़ा है, हम उसी का एप्लीकेशन सीख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव में कैसे एप्लीकेशन आता है। इसका सिंपल सी बात समझे तो न्यूटन फर्स्ट लॉ पर ये बेस्ड है। तो न्यूटन्स लॉ से एक लाइन कोरिलेट करके ये पूछा जाता है। दूसरा, न्यूटन्स लॉ से ही कोरिलेट करके जैसे यहाँ पर देखा उसी तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन से कोरिलेट करके भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे यूज होता है ये देखते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की हम बात करें तो टाइम पीरियड का फार्मूला जो हमने पढ़ा था, तो अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के रहने पर टाइम पीरियड के फार्मूला पर क्या फर्क पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड of simple harmonic, time period of simple pendulum। सिंपल पेंडुलम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन इसका होता है, उसमें आपने पढ़ा था कि टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है। अगर आप सोचें कि अगर ये पेंडुलम है और ये ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड का फार्मूला सभी को याद होगा, मास से इंडिपेंडेंट होता है, और ये टाइम पीरियड का वैल्यू 2 पाई स्क्वायर रूट L बाई G होता है। लेकिन अब इसमें एक सिचुएशन देखते हैं कि मास के साथ अगर इसमें चार्ज भी हो, मास के साथ चार्ज भी हो और इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 सिचुएशन हो सकता है। मान लो कि M और Q पर कुछ नहीं लिखा गया है तो पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होने से क्या होगा कि इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जिस समय 2 पाई स्क्वायर रूट L बाई G हमने जो लिया है, तो इस समय G ये आया कहां से है, G का वैल्यू mg डिवाइडेड बाई m से आया था। जहां पर mg क्या था, तो mg रिस्टोरिंग फोर्स था। एसएचएम में आप पढ़े होंगे, mg जो है रिस्टोरिंग फोर्स था, उसी से ये आया है। तो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ mg था तो mg डिवाइडेड बाई m इक्वल टू g आ गया, बट यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स mg के साथ साथ QE भी बनेगा। तो यहाँ पर g के बदले अब g1 लिखेंगे और g1 का वैल्यू हो जाएगा mg प्लस QE डिवाइडेड बाई
m। तो जैसे टाइम पीरियड यहाँ पर आपने लिखा था, यहाँ पर टाइम पीरियड t1 इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई g1 हो जाएगा। और जब g1 लिखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट एल, और g1 के बदले इसको आप डिवाइड करके आप लिख सकते हैं, ये वैल्यू g1 प्लस क्यू ई बाई एम होगा। g1 प्लस क्यू ई बाई एम, तो ये T1 हो गया। अब देखो डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड था तो ये mg को सपोर्ट कर रहा था, तो यहाँ प्लस साइन आया। अगर डाउनवर्ड के बजाय अपवर्ड होता तब क्या करते? उसी तरीके से आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं। अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होता तो ये mg को क्या करेगा? अपोज करेगा। तो ऐसे केस में अगर टाइम पीरियड हम t2 लिख लें तो इसका टाइम पीरियड t2 इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल डिवाइडेड बाई g1 माइनस क्यू ई बाई एम होगा। यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, आप करेक्शन कर लें। g1 mg प्लस क्यू ई बाई एम है, तो g यहाँ पर जो हमने कॉमन लिया है m से m कैंसल आउट हो गया, तो g प्लस क्यू ई बाई एम होगा। यहाँ पर ये क्या होगा? g प्लस क्यू ई बाई एम होगा। तो ये यहाँ पर भी करेक्शन रिक्वायर्ड है, g प्लस क्यू ई बाई एम। तो यहाँ पर भी क्या होगा? g माइनस क्यू ई बाई एम। तो टाइम पीरियड जैसे हमने देखा यहाँ पर कि 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई जी था, तो यहाँ पर टाइम पीरियड क्या हो गया? 2 पाई स्क्वायर रूट एल जी प्लस क्यू ई बाई एम। मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसमें क्यू ई बाई एम का फैक्टर जो है इंक्रीज हो गया। जैसे स्यूडो फोर्स में आप पढ़ते थे नहीं कि स्यूडो फोर्स में पढ़ते थे कि जी का इफेक्टिव वैल्यू इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर जी का इफेक्टिव वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर जी का इफेक्टिव वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। तो इस केस में टाइम पीरियड और इस केस में टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट किया, दोनों केस में टाइम पीरियड अलग अलग है। और अगर इसका रेशियो हमसे पूछा जाए कि रेशियो ऑफ टाइम पीरियड क्या होगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट पॉइंट, रेशियो ऑफ टाइम पीरियड T1 बाई T2। तो T1 बाई T2 जब लिखेंगे तो ये क्या होगा? इनवर्सली, L तो दोनों में सेम है तो ये इनवर्स रेशियो में आएगा G का वैल्यू। तो हम यहाँ पर T1 यहाँ लिख सकते हैं G2 बाई G1, इनवर्स रेशियो में G1 बाई G2 स्क्वायर रूट। यहाँ पर G2 बाई जब G1 लिख रहे हैं तो ये G2 के बदले में G माइनस क्यू ई बाई एम है, और G1 के बदले में देखिए तो क्या आ रहा है? G प्लस क्यू ई बाई एम है। अब इससे आप ये कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा केस में टाइम पीरियड ज्यादा होगा और कौन सा केस में टाइम पीरियड कम होगा। ऐसे ये भी डायरेक्टली रेशियो वाला ऑब्जेक्टिव बहुत फेमस है। इसके बाद आगे देखते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट के बाद थर्ड नंबर पॉइंट हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव टिप्स। थर्ड में हम लोग ये देखते हैं कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, u इक्वल टू 0 है। इनिशियली चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी नहीं है और इस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। चार्ज पॉजिटिव नेचर का हमने लिया है, इस पर लगने वाला वेट फोर्स mg डाउनवर्ड होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने हॉरिजॉन्टल लिया है। अब ध्यान से आप देखिए, इस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला दो फोर्सेज है। एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से F इक्वल टू QE, और दूसरा फोर्स mg डाउनवर्ड हो रहा है। अब पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल क्या होगा?
तो पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल की हम बात करेंगे तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, अब इसका वैल्यू कितना होगा, q स्क्वायर e स्क्वायर प्लस m स्क्वायर g स्क्वायर। 90 डिग्री पर दो वेक्टर होता है तो रिजल्टेंट हम लोग ऐसे दिखाते हैं। तो पहले से जब वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट का नहीं होता है तो जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इसका मोशन होगा। इसका मतलब कि ये चार्ज पार्टिकल जो रुका हुआ था यहाँ पर, ये इस डायरेक्शन में मोशन करेगा और ये इसका पाथ होगा। पाथ इज स्ट्रेट लाइन। क्यों पाथ स्ट्रेट लाइन हुआ, इसलिए कि पहले से किसी भी डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी नहीं था। अगर किसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होता तो फिर ये स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं होता, जैसा कि अगला केस में हम देखने जा रहे हैं। ये हमारा केस फर्स्ट, थर्ड पॉइंट में केस फर्स्ट हमने डिस्कस किया कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल 0 है तो रिजल्टेंट फोर्स इधर लगेगा, उधर की ओर इसका पाथ हो जाएगा और रिजल्टेंट फोर्स इस लाइन की ओर लग रहा है, इसलिए इसका मोशन इसी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग होगा। लेकिन केस सेकंड हम लोग सोचें, केस सेकंड हम लोग सोचें कि अगर पहले से इसका कुछ न कुछ वेलोसिटी दिया हुआ है, लेट अस कंसीडर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ले लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने वर्टिकल लाइन पर ले लिया। अब यहाँ पर मास जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वह मास m ले लिया और चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ले लिया। देखिए यहाँ पर चार्ज पार्टिकल के बारे में हमने कहा ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या क्या है, बट यहाँ पर चार्ज पार्टिकल के बारे में हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन होने नहीं होने से क्या फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का मास वेरी स्मॉल होता है और इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला ग्रेविटी फोर्स नेग्लिजिबल होता है। तो ऐसे केस में इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वह F इक्वल टू Q इंटू E होगा और दूसरा फोर्स अगर आप mg सोच रहे हैं तो ये नेग्लिजिबल होगा। मतलब इससे कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू वेरी स्मॉल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास वेरी स्मॉल होता है। अब यहां से देखिए कि इस डायरेक्शन में फोर्स QE लग रहा है और वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। तो आप ऐसा पढ़े होंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में कि इस तरह का जब सिचुएशन होता है तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता है और इसका पाथ पैराबोला इस तरीके से लगेगा और ये पैराबोलिक पाथ को मोशन करेगा। पैराबोलिक पाथ को मोशन करेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप mg कंसीडर ही कर लेते तब क्या होता, मेरी बात को आप समझिए। अगर mg कंसीडर भी कर लेते तब क्या होता, नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेलोसिटी इधर की ओर, तब भी पाथ पैराबोलिक ही होता, तब भी पाथ क्या होता, पैराबोलिक होता। तो जब किसी डायरेक्शन में वेलोसिटी स्टार्टिंग में होता है और उसके बाद नेट फोर्स लगता है तो नेट फोर्स लगने के तरीका के अकॉर्डिंग डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल चेंज करता है और प्रत्येक पॉइंट पर डायरेक्शन यहाँ पर ऐसे चेंज करेगा जैसे ये पैराबोलिक पाथ पर चल रहा है। केस थर्ड नंबर पॉइंट में ही 2-3 केसेस देख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। केस थर्ड में काफी फेमस रिजल्ट है। मान लो कि ये दो प्लेट है, इन दोनों प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्क्राइब किया गया है। डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E दिखाया गया है और मान लो कि दोनों के बीच का सेपरेशन स्मॉल लेटर d हमने ले लिया, ये सेपरेशन d ले लिया और ये लेंथ प्लेट का हमने L ले लिया है और इसके मिड पॉइंट से किसी इलेक्ट्रॉन को हमने प्रोजेक्ट किया है। मिड पॉइंट हमने कहा कोई दूसरा भी दे सकते थे, बट दूसरा देंगे तो डिस्टेंस हमको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कितना डिस्टेंस पर है। ये हमने मिड पॉइंट लिया, तो ये मिड पॉइंट लिया तो यहाँ से यहाँ तक dy2 डिस्टेंस होगा। ये मिड पॉइंट से किसी इलेक्ट्रॉन को अगर इधर हमने प्रोजेक्ट किया v0 वेलोसिटी से, इसका पाथ क्या होगा। तो v0 वेलोसिटी से जब प्रोजेक्ट करेंगे और इसके पाथ की हम बात करते हैं तो mg फोर्स तो नेग्लिजिबल लेंगे चूंकि इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं
और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये फोर्स F इक्वल टू ई अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अभी यहाँ पर आप देखिए, जब ये फोर्स इधर की ओर लग रहा था तो वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में पाथ ऐसे कर्व हुआ था, और यहाँ पर जब फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है तो वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में पाथ इस तरीके से कर्व होगा, और ये पैराबोला बनेगा, और ये भी पैराबोलिक पाथ पर चलेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल पाथ, प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोलिक पाथ, प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोलिक पाथ। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि क्या जरूरी है, क्या गारंटी है कि ये पाथ से चलकर ये अपर प्लेट को स्ट्राइक ही देगा, कॉलिजन ही करेगा? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसमें दोनों तरह की चांसेज है कि ये इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए अपर प्लेट के साथ कोलिजन कर भी सकता है और अपर प्लेट के साथ कोलिजन नहीं भी कर सकता है। जस्ट आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर कोलिजन करेगा तब क्या होगा, और कोलिजन नहीं करेगा तब उसका क्या कंडीशन होगा। इस प्लेट, लोअर प्लेट, इसको हमने लिख लिया, लोअर प्लेट नाम रख दिया, और इसका नाम हमने अपर प्लेट दे दिया। और ये लोअर प्लेट और अपर प्लेट के बीच इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया गया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉइंट ऑफ व्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू की बात हम करें तो हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पाथ पर क्या फर्क पड़ेगा, तो हमने बता दिया कि पाथ पैराबोलिक होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ये अपर प्लेट को स्ट्राइक कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। बट कंडीशन क्या होगा कि जिसमें वो स्ट्राइक कर सकता है, कंडीशन क्या होगा जिसमें वो स्ट्राइक नहीं कर सकता है। ये डिटेल स्टडी हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का स्टडी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये पॉइंट ऑफ व्यू प्रोजेक्टाइल मोशन से हमारा लिंकअप होता है। तो जो स्टूडेंट प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़कर भुला दिए हैं या तो पढ़े ही नहीं हैं, तो वैसे स्टूडेंट को यहाँ से आगे जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें दिक्कत आएगी। और अगर आप पढ़े हैं, दिमाग में थोड़ा सा भी बातें चल रहा होगा तो शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं केस थर्ड में, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ चार्ज इन बिटवीन टू प्लेट्स। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर चार्ज के लिए हमने क्या सेलेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन टू प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच इसका प्रोजेक्टाइल मोशन का स्टडी। प्रोजेक्टाइल मोशन में आप पढ़ते थे कि x इक्वल टू वी एक्स इंटू टी, याद है? x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिखते थे तो वेलोसिटी ऑफ x डायरेक्शन इनटू टाइम। तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, v। अगर ये प्लेट, देखिए अगर ये कोलिजन नहीं करता है तो एक ही कंडीशन है कि ये यहाँ से मोशन करते हुए इतना आगे बढ़ जाए, ये जो एंड है इस एंड से आगे निकलना चाहिए। अगर ये यहाँ से चलते हुए आगे अगर निकल जाता है तो ये स्ट्राइक नहीं करेगा, और अगर उतना आगे नहीं निकल पाया तो स्ट्राइक करेगा। तो देखिए स्ट्राइक नहीं करने के लिए x का जो वैल्यू होना चाहिए वो l से या तो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। टू नॉट स्ट्राइक द अपर प्लेट, अपर प्लेट को स्ट्राइक नहीं करने के लिए x का वैल्यू l हम लोग लेंगे, और x का वैल्यू अगर हम लोग l ले लेते हैं तो यहां से आगे हमारा क्या होगा डिस्कशन, l इक्वल टू वी नॉट इंटू टी, और टाइम जो लगेगा l बाई वी नॉट। अब यहां से हमने कहा कि अपर प्लेट को स्ट्राइक ना करे, इसके लिए x का वैल्यू इक्वल टू जो हमने लिखा इसको आप लिख सकते हैं ग्रेटर और इक्वल टू, मतलब l से जितना ज्यादा होगा बेहतर है, बट कम से कम l होना चाहिए। तो ग्रेटर और इक्वल टू में ये मिनिमम डिस्टेंस है, x का वैल्यू क्या है, मिनिमम है, डिस्टेंस मिनिमम है, और डिस्टेंस मिनिमम होगा तो टाइम भी हमारा मिनिमम लगेगा। तो ये हो गया टाइम टेकन टू
y electron to just come out of the फील्ड से जस्ट बाहर आने के लिए ये टाइम का हो गया एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे? दूसरा इक्वेशन y के लिए लिखेंगे y इक्वल टू uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ से y का वैल्यू जब यहाँ से ये बाहर निकलना चाहेगा तो ये डिस्टेंस y डायरेक्शन में कितना ट्रेवल करेगा? ये मिड पॉइंट से चला है ना, तो मिड पॉइंट से चला है तो ये y का वैल्यू क्या होना चाहिए? y का वैल्यू d बाई 2, तो मिनिमम वैल्यू y का हम लोग d बाई 2 लेंगे। तो y के टर्म में अगर हम लोग लिखते हैं तो y इक्वल टू, मैंने मिनिमम वैल्यू क्यों कहा? क्योंकि इससे आगे बढ़कर निकलेगा तो y और भी हो सकता है, ऊपर जितना जाएगा y उसके हिसाब से बढ़ता जाएगा। तो y इक्वल टू uy इंटू टी। तो स्टार्टिंग में जब इसको प्रोजेक्ट किया गया था तो x डायरेक्शन में फेंका गया, y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो y डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 है तो 0 पुट कर दिया। और एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में कितना होगा? तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास इनटू टी स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू हाफ ई बाई m इनटू टी स्क्वायर। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन, और ये हो गया, ये भी डिस्प्लेसमेंट के लिए हो गया, बट वो था डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस और ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। वेलोसिटी के लिए आप लिखेंगे तो vx इक्वल टू, तो v नॉट ही होगा क्योंकि x डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। लेकिन v बाई लिखेंगे तब क्या होगा? u बाई प्लस e बाई m इंटू टी। v इक्वल टू u प्लस ए टी, तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? 0, तो v बाई इक्वल टू e बाई m इंटू टी। ये y डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो गया और ये x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो गया। अब जिस समय ये आउट हो रहा है उस समय आप इमेजिन करें कि ये यहाँ से कितना का एंगल बनाकर आउट हो रहा है। तो ये अगर v है, ये अगर v है और ये अगर vx हमने लिया और ये हमने vy लिया, तो यहाँ से tan अल्फा का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना डायरेक्शन बनाते हुए ये वहां से आउट होगा। और ये डायरेक्शन फार्मूला आप क्या लिखेंगे? tan अल्फा इक्वल टू vy अपॉन vx। अब हम ये देख रहे हैं कि केस थर्ड में जो इतना हमने डिस्कशन किया प्रोजेक्टाइल मोशन का, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें कैसे पूछा जा सकता है इस पर हम थोड़ा फोकस करें। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर बात करें तो सबसे फेमस ऑब्जेक्टिव इसमें फर्स्ट ये पूछा जाता है कि टाइम कितना लगेगा आउटसाइड निकलने में, तो ये L बाई वी नोट हमने बता दिया। ऑब्जेक्टिव सेकेंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बहुत फेमस रिजल्ट होता है, और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की अगर हम बात करें तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के लिए x का वैल्यू v नॉट इंटू टी है, तो t इक्वल टू एक्स बाई वी नॉट है, और y इज इक्वल टू हाफ ई बाई m इंटू टी स्क्वायर है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में एक से टाइम निकालते हैं दूसरे में पुटअप करते हैं, तो t का वैल्यू यहाँ पर लाकर पुट करेंगे तो हाफ ई बाई m एक्स स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर हो गया। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव भी काफी फेमस होता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव जो इसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है वह डायरेक्शन अल्फा। तो डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो tan अल्फा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई का वैल्यू हम वहां से पुट करेंगे ई वाई एम इंटू टी, और वी एक्स का वैल्यू वी नॉट, दिस वैल्यू इज tan अल्फा। अब यहां से आपको मर्जी लगे तो टी का वैल्यू भी पुट कर लीजिए, टी का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है एल बाई वी नॉट, तो ये हो जाएगा tan अल्फा। ये तीनों न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव काफी फेमस होता है, मतलब केस थर्ड जो है
मिनिमम 3 न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन है, बाकी तो चेंज करके बहुत कुछ और पूछा जा सकता है। फिर आगे हम लोग इसको देखेंगे। आज के क्लास में इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास फिर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर पहुंचेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।